Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study the chapter 5 of Jeff Bezos' best lessons for success from his 27 years as Amazon CEO. तो हमने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक पढ़ लिया था एंड ये कुछ पैराग्राफ्स रह गए थे जिसको आप लोगों ने कल पॉइंट आउट किया था, तो मैंने उन्हीं पैराग्राफ्स से आज क्लास को स्टार्ट करना है और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया था हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ये सब हम कर चुके हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। यस, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था टू फाइंड आउट और वे देयर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से लेसन्स हमें जेफ बेजोस की लाइफ से मिल रहे हैं, क्या क्या उसने एडवाइस दी, क्या क्या उसने जो है चीज़ें बताई कि आपको करनी चाहिए लाइफ में, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें। अब आज हम देखते हैं कि यहाँ इन चीज़ों में आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम जो पढ़ रहे थे चीज़ें वो वॉन्डरिंग से रेलिवेंट थी कि एक्सपेरिमेंटिंग एंड वॉन्डरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बेजोस, वन ऑफ द लेसन्स ही वुड लर्न बिल्डिंग अमेजॉन वाज दैट सक्सेस कैन कम थ्रू इटरेशन। इटरेशन क्या होता है? रिपीटिंग अ प्रोसेस टू इम्प्रूव रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसने जो अमेजोन से क्या सीखा है, ठीक है, कि जो सक्सेस है वो किस तरीके से आती है, वो इटरेशन के थ्रू आती है, रिपीटिंग से आती है कि आप एक प्रोसेस को बार बार कर रहे हैं एंड देन यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर क्या है? इटरेशन, इन्वेंट, कुछ क्रिएट करने से, कुछ नया करने से। लॉन्च, री इन्वेंट, री लॉन्च, स्टार्ट ओवर, रिंस, रिपीट अगैन एंड अगैन। अब वो क्या कह रहा है, वो क्या क्या कह रहा है कि क्या करने से आते हैं इटरेशन। क्या इटरेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, रिपीट करने में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि आपने कुछ इन्वेंट किया, आपने उसको लॉन्च किया, आपको लगा कि ठीक से नहीं हुआ, आपने उसको री इन्वेंट किया, फिर आपने री लॉन्च किया, फिर क्या है? स्टार्ट ओवर, रिंस, लाइक जिस तरह हम रिंस का वर्ड यूज़ करते हैं ना, लाइक वॉश करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने क्या है अपने आइडिया को वॉश कर रहे हैं, आप उसको रिपीट कर रहे हैं, आप उसको दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, डू अगैन, अगैन एंड अगैन, बार बार करें। ठीक है, यू हैव टू डू इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन। ठीक है, ताकि आप क्या करें, आप अपने आइडिया को पॉलिश कर सकें, अपने एक्सपेरिमेंट को पॉलिश कर सकें, अपनी इन्वेंशन को पॉलिश कर सकें। He wrote, adding that the path to success is anything but straight. अब वो कह रहा है कि जो सक्सेस का जो पाथ टू सक्सेस है ना, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन स्ट्रेट नहीं। ठीक है, कि सीधा रास्ता नहीं है। यू हैव टू गो हियर एंड देयर एंड रिपीट एंड देन यू हैव टू गो टू योर डेस्टिनेशन। सीधा यूँ रास्ता नहीं, यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक पहुँच गए, नो। ठीक है, आपको काफ़ी दफ़ा राउंड अबाउट लेना पड़ता है, आपको काफ़ी दफ़ा यू टर्न लेना पड़ता है, काफ़ी दफ़ा आपको अपने आइडियाज़ को रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपका पाथ है टुवर्ड्स सक्सेस, वो सीधा रास्ता बिल्कुल एक लाइन नहीं है सीधी। ठीक है, यू हैव टू गो हियर एंड देयर, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लोर। फिर उसके बाद कहता है डू नॉट लूज़ योर डिस्टिंक्टिवनेस। अब ये आखिरी इसका एक जो आपको वो लेसन दे रहा है वो क्या है? डू नॉट लूज़ योर डिस्टिंक्टिवनेस। इन अप्रैल हिज फाइनल लेटर टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है, जिन लोगों की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, आपके एक किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप कह सकते हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो लोग उसके साथ अटैच होते हैं, जितने भी लोगों का उससे ताल्लुक है, वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। एज Amazon CEO, Bezos wrote about the importance of holding on to your originality. ठीक है, वो क्या कहता है, वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है? वो फोकस कर रहा है किस चीज़ पर? कि आप अपनी ओरिजिनलिटी पे फोकस करें, आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको लूज़ ना करें। ठीक है, उसको होल्ड ऑन करें। यू हैव टू बी ओरिजिनल। ठीक है, आपने जो आपकी डिस्टिंक्टिवनेस है, आपकी जो यूनिकनेस है, जो आप डिफरेंट है लोगों से, उस पर आपने क्या करना है? आपने उसको ग्रैब करना है, आपने उस पर जो है ना वो उसको होल्ड ऑन करना है। ठीक है, अच्छा, वी ऑल नो दैट डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिकनेस, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओरिजिनलिटी इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, आपकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, वो एक वैल्यूएबल चीज़ है। दैट मेक्स द डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आपकी यूनिकनेस की वजह से ही हो रहा है। ओके, बेजोस रोड, वी आर ऑल टॉट टू बी योर सेल्फ। ठीक है, हमें कहा जाता है, हमेशा हमें बचपन से बताया जाता है बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब क्या है? सॉरी, what I am really asking you to do is to embrace and be realistic about how much energy it takes to maintain that distinctiveness. तो कह रहा है कि आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि be yourself, अपने आप में ही रहें, जो आप हैं वही बने। ठीक है, तो बेजोस भी आपको कह रहा है कि अपने आप को embrace करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। ठीक है,
कि आप कौन हैं, आपकी जो रियलिटी है उसको एम्ब्रेस करें, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करें, जो आप हैं वो दैट इज़ योर ओरिजिनलिटी, ठीक है। उसके अंदर फेकनेस या किसी भी इस तरह की चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी डिस्टिंक्टिवनेस है, जो आपकी यूनिकनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको मेंटेन रखना है। द वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू बी टिपिकल, दुनिया चाहती है कि आप टिपिकल बन जाएं, ठीक है। दुनिया चाहती है कि सबके सब एक जैसे ही हों, ठीक है, लोग आपके इर्द गिर्द यही चाह रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इन 1,000 ways it pulls at you, do not let it happen। दुनिया आपको कहेगी, आपको खींचेगी कि आप ऑर्डिनरी बन जाएं, जैसे बाकी सब लोग हैं वैसे बन जाएं, लेकिन क्या है, आपने नहीं बनना। यू हैव टू शो योर यूनिकनेस, यू हैव टू बी ओरिजिनल, ठीक है। जो आप अलग हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, वो बाकी लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने उस दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपनी यूनिकनेस को ख़त्म होने नहीं देना। आपने भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह सोचना शुरू नहीं कर देना, ठीक है। जो चीज़ आपके अंदर एक डिफरेंट है, आपने उसको डिफरेंट रखना है। Bezos went on to say that it's worth it to maintain your distinctiveness, even though it requires continuous hard work। अब वो कह रहे हैं कि ये it's worth it, even though worth it का मतलब है कि ये वैल्यूएबल है, even though जितनी एफर्ट करनी पड़ी है, वो एफर्ट जो है डिजर्व करती है जो एंड रिजल्ट है, ठीक है। तो जो आपकी यूनिकनेस है, इट्स वर्थ इट, ठीक है, कि आप अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को मेंटेन करें। हालांकि इसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट रिक्वायर होगी, कॉन्टीन्यूस हार्ड वर्क रिक्वायर होगा, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ तक पढ़ लिया था? ओके, द फेरी टेल, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। The fairy tale version of be yourself is that all the pain stops as soon as you allow your distinctiveness to shine। अब वो कह रहा है कि एक फेरी टेल जिस तरह एक अनरियलिस्टिक एक आइडियोलॉजिकल स्टोरी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही है कि जब आप अपने आप में होते हैं, व्हेन यू बिकम योर ओन सेल्फ, जो और जितनी ये पेन होती है, ठीक है, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी स्ट्रगल्स हैं, जितनी हर्डल्स हैं, ठीक है, वो सब खत्म हो जाती हैं जब आप अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को बाहर आने देते हैं, आप उसको मौका देते हैं कि वो दुनिया उसको देख सके। आप अपने डिस्टिंक्टिवनेस को आप अपनी पहचान बना लेते हैं, आप उसके अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। जब आप अपने आप को उसके अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो जाएंगी। दैट वर्जन इज मिसलीडिंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक रॉन्ग इंप्रेशन देता है। बीइंग योरसेल्फ इज वर्थ इट बट डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी ईजी और फ्री, बेजोस रोड। अब वो कह रहा है कि ये जो बात है ना, कि अगर आप अपनी डिस्टिंक्ट जो ऊपर वाली बात उसने की थी ना, उसी को निगेट कर रहा है, ठीक है। कि उसने ऊपर वाली बात में क्या कहा था कि आप अपने आप को जब जिस दिन आप ये कहेंगे ना कि मैं अपना बस मैं जो हूँ यही हूँ, आई एम द डिस्टिंक्टिव वन, आई एम यूनिक, और ये सब कुछ, उस दिन सब कुछ खत्म, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फेरी टेल वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये आसान नहीं होने वाला। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम समबडी, ठीक है। अपनी यूनिकनेस को एक पहचान देने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सिंस स्टेपिंग डाउन एज CEO, Bezos transitioned to be executive chairman of Amazon's board and has said he is moving on to focus on projects like Blue Origin। अच्छा, अब वो क्या है, वो CEO से तो जो है वो ट्रांजिशन का मतलब होता है मूव करना, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो ट्रांजिशन जो उसकी हो रही है कि वो एक वहाँ से एज CEO तो स्टेप डाउन हो रहा है, लेकिन वो क्या वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो तो रहेगा, जो कंपनी बोर्ड है उसके अंदर तो वो रहेगा, ठीक है, डायरेक्टर उसका रहेगा, द हेड ऑफ अ कंपनी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसके अंदर तो वो रहेगा। उसके बाद क्या है, लेकिन वो क्या करेगा, हिज फोकस वुड बी ऑन ब्लू ओरिजिन, ठीक है। तो अमेजोन जो था वो उसका वे ऑफ अर्न था, आप कह सकते हैं कि अर्निंग के लिए उसका वो था, उसमें उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जो उसका असल पैशन है ना वो ब्लू ओरिजिन है, ठीक है। अमेजोन के लिए उसने बहुत मेहनत की, उसने अपनी यूनिकनेस हर चीज़ उसके अंदर दिखाई, उसने रिस्क लिया उसके अंदर, ठीक है। हर वो चीज़ जो 5 उसने हमें यहाँ पे लेसन्स दिए हैं उन सब पे उसने अमल किया। लेकिन अब जो चीज़ वो करने जा रहा है दैट इज़ हिज पैशन, उसका जो पैशन था, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग इन स्पेस। तो साइड बाई साइड वो चीज़ें चलती रही। तो अब वो कह रहा है कि अब जब मैंने यहाँ से रिटायरमेंट ले ली है, अब जब मैं इसको छोड़ आऊँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्लू ओरिजिन पे काम करूँगा, ठीक है। ऑन ट्यूसडे जुलाई 2021, Bezos aspired to make his first trip to space as Blue Origin's first ever passenger space flight। तो उसने क्या है 20 जुलाई 2021 को उसने पहली फ्लाइट लेनी थी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं जब आप लोगों को ये लेसन पढ़ाने के लिए थोड़ी सी इसकी बारे में सर्च करी थी, तो मैंने देखा था कि अभी जो रिसेंट अप्रैल गुजरा है इसमें उनकी 3rd फ्लाइट थी,
तो इसका मतलब है कि ही इज़ सक्सेसफुल इन दिस थिंग एज वेल, ही इज़ वर्किंग ऑन दिस। अभी वो कॉलोनीज़ वाला चीज़ हम नहीं कह सकते, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट द मोमेंट, बट जो भी चीज़ आप इमेजिन करते हैं, जो चीज़ आप सोचते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आपको जो अकल दी है, जो शऊर दिया है और जो इमेजिनेशन दी है, इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और आप अपनी यूनिकनेस से अब कोई चीज़ इन्वेंट भी कर सकते हैं, कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं, या जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहें आप उस पर कामयाब हो सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा लेसन जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं चैप्टर्स के बारे में, तो येस, इससे पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। वो चारों चैप्टर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सर्च करके उन चारों चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप यूट्यूब को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और देखिएगा कि वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश के नहीं, बाकी क्लासेस के भी आपको सब्जेक्ट्स की भी जो 9th और 10th दोनों की सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उसको ज़रूर आज देखिएगा। ओके, तो हम क्वेश्चंस कर चुके थे सारे। इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें हम ये वोकैबुलरी वाली एक्सरसाइज भी हम कल कर चुके हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने कल कर लिए थे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने कल की क्लास मिस की थी वो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे कल की क्लास ले लें, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ सके। अब आते हैं हम अपने वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाले सेक्शन के अंदर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो बुक के अंदर कंपाउंड प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, उसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ आ रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उसकी ना रीडिफाइन करके डेफिनेशन जो है वो ठीक करके यहाँ पे लिखी है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स में भी कुछ मसले मसाइल हैं, वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप अपनी बुक पे भी उसकी करेक्शन करते जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाउंड प्रपोजिशन। तो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है? अ कंपाउंड प्रपोजिशन इज अ प्रपोजिशन that is made up of 2 or more words and functions as a single preposition। अच्छा, ओके, तो कंपाउंड प्रपोजिशन एक प्रपोजिशन है जो कि क्या करती है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिल के बनती है, लेकिन वो क्या करती है, इकट्ठे एज अ प्रपोजिशन ही एक्ट करती है। 2 वर्ड्स मिलके बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ मैं कहती हूँ, ठीक है, या कोई भी कहती हूँ फॉर एग्जांपल ड्यू टू या इन बिटवीन, कोई भी इस तरह का वर्ड मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि कंपाउंड प्रपोजिशन है। अब 2 वर्ड्स इन बिटवीन, बिकॉज ऑफ, तो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम एक प्रपोजिशन की तरह एक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है कि 2 वर्ड्स इकट्ठे मिलके प्रपोजिशन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड एन अदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो ये करती क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करती है किसी और वर्ड के साथ। अब वो जो नाउन और प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है ना क्या होते हैं। तो किसी भी जगह पे जहाँ पे नाउन आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, उसके का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ शो करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। अच्छा, अब आपको अगर मैं प्रेपोजिशन वर्ड ही समझाऊँ ना, प्रीपोजिशन 2 वर्ड्स थे जिनसे मिलकर हमने प्रेपोजिशन वर्ड बनाया है। प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से पहले, ठीक है, पोजीशन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है कि 2 वर्ड्स मिलके इकट्ठे प्रेपोजिशन बना रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 or more words that work together as one preposition, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलके इकट्ठे एक प्रेपोजिशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। प्रेपोजिशन किस किस बच्चे को पता है कि प्रेपोजिशन क्या होती है? प्लीज़ सेंड थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन जिन जिन बच्चों को पता है कि प्रेपोजिशन क्या होती है, या फिर आप यस भी कह सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं। आई वुड नो कि बच्चों को पता है ऑलरेडी कि प्रेपोजिशन क्या होती है। ओके, वेरी गुड। प्रेपोजिशन अंबर को पता है प्रेपोजिशन क्या होती है, महानूर को, रानिया को, रदा को। ओके, बच्चे अपना नाम जो है ना, जिन्होंने ओप्पो समथिंग लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करके अपने रियल नेम के साथ आएँ, अलीना, हुरैन, किन्जा। ओके, आप लोगों को ऑलरेडी इसका मतलब है आइडिया है कि प्रेपोजिशन क्या होती है। तो आज हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा है, हम इसी की एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, अब जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर आपस में बना रहे हैं प्रेपोजिशन। दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो कहाँ आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है। ओके, प्रेपोजिशन की आपको प्लेस तो पता ही है सब बच्चों को कि प्रेपोजिशन, जैसे मैंने प्रीपोजिशन बताया है ना कि पोजीशन से पहले आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। पोजीशन तो किसी भी हम जगह की बात कर सकते हैं, किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं ना। अच्छा, अब एक बड़े मज़े की चीज़ है, एक जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लिखी हुई है ना वो ये है। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इसमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल जो है वो कंपाउंड प्रेपोजिशन की कैटेगरी में नहीं आती। तो ये एग्जाम्पल्स अब सब बच्चे देखें और मुझे फाइंड आउट करके बताएं, और हर बच्चा सिर्फ एक प्रेपोजिशन बता सकता है कि इसमें से कौन कौन सी प्रेपोजिशन हैं जो कि कंपाउंड प्रेपोजिशंस नहीं है।
ये क्लासेस बच्चे की तो रेगुलर चलेंगी आपका जब तक हमारा ये चलता रहेगा ना सेशन आपका, ये सेशन के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। नवंबर तक हमने अपना कोर्स कवर करना है एंड आफ्टर नवंबर इंशाल्लाह आप लोगों की टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, वेरी गुड। अबाउट सैमसंग SM समथिंग ने बताया है, फिर रानिया बता रही है अक्रॉस, येस। नेक्स्ट टू, देखिए 2 वर्ड्स आ गए ना, तो दैट इज कंपाउंड प्रपोजिशन। मैं कह रही हूँ कि जो कंपाउंड प्रपोजिशन नहीं है अभी आप वो मुझे बताएं। अलॉन्ग, वेरी गुड, अलॉन्ग भी नहीं है, अंडर भी नहीं है, बियॉन्ड भी नहीं है, वेरी गुड। इसके अलावा जी बिल्कुल, बियॉन्ड भी नहीं है, अक्रॉस भी नहीं है, बिसाइड्स भी नहीं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सब बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो प्रॉब्लम थी आपकी बुक के अंदर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब ये देखिए, ये अबाउट, अब देखिए जहाँ एक वर्ड आ रहा है वो कंपाउंड प्रपोजिशन हो ही नहीं सकती। कंपाउंड का मतलब ही क्या है कि 2 चीज़ें इकट्ठे, राइट, कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे अक्रॉस, अलॉन्ग, बियॉन्ड, बिसाइड, आउटसाइड, ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं ये खाली प्रेपोजिशन हो सकती हैं, लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये करेक्शन आप अपनी बुक में कर सकते हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू, असाइड फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, एज ऑफ, नेक्स्ट टू, ऑन अकाउंट ऑफ, apart from, but for, close to, depending on, due to, in between, in case of, etc. etc. भी yes exactly, किसी बच्चे ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था। और some compound prepositions, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक्सेट्रा उन्होंने इसलिए भी लिखा है कि इन सबको एग्जाम्पल की कैटेगरी में लेके आने के लिए, ठीक है। वो वैसे भी वो प्रपोजिशन नहीं है, ओके, ये प्रपोजिशन है ही, लेकिन आपने सही इसको वो किया। अच्छा जी बच्चे, जुलाई ऑफ है, अभी थोड़ा सा फोकस कर लें इस चीज़ पे, बाद में हम आप लोगों के इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको ले लेंगे। अच्छा, अभी आपको सबको समझ में आ गया सब कुछ कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है, और उसकी जो एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रहा था वो सब बच्चों ने अपनी बुक पे ठीक कर लिया। ओके, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। अभी हमने देखा था कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है, अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अच्छा, prepositional phrases are groups of words starting with a preposition। अब क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, preposition से स्टार्ट हो रही है। prepositional phrases often function as modifiers describing nouns and verbs। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा जो modifiers होते हैं, जो noun को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उन words को हम क्या कहते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं, वो वेरी गुड, अभिहा ने बताया है कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं। वेरी गुड। तो एक तरह से एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करेगा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, और वर्ड को जो डिफाइन करते हैं वो क्या होते हैं। वेरी गुड अभिहा, सैमसंग, जैनब, एमन, रिदा, तस्नीम। बच्चे जो प्रोनाउन जिन्होंने लिखा है ना शामी, बच्चे प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेंगे, वो जो पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, और जहाँ पर वर्ब की तरह, जहाँ पर वर्ब को डिफाइन कर, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो वहाँ पर किस तरीके से एक्ट करेगा। वेरी गुड फातिमा, एडवर्ब्स की तरह। तो जहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करेगा वहाँ पर ये फ्रेज एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। सही है। तो आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो रहे हैं और कहीं पे वो एडवर्ब फ्रेज भी हो रहे हैं। तो आज हम क्लास में ये चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, वर्ब फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज वोंट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब आपने एक चीज़ और ख्याल रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो सब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा। एक सेंटेंस की जिस जगह पर सब्जेक्ट आता है वहाँ नहीं आ रहा, उसके बाद किसी जगह पर आ रहा है। दूसरी बात आपने ये ख्याल रखनी है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, या कोई भी फ्रेजेस होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनको कोई मीनिंग तो होता है, उसका कोई मैसेज नहीं होता, ठीक है। वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज का आप लोगों को फ्रेज की डेफिनेशन पता है ना कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच कन्वे अ मीनिंग, ठीक है। वो मीनिंग कन्वे कर रहा है लेकिन वो मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, वो पूरी बात नहीं बता रहा। उस बात को कोई वो तो हो सकता है, मतलब तो हो सकता है। इन द ब्लू शर्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो एक दिमाग में आपके मीनिंग आ रहा है लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई पूरी की पूरी वो आपके दिमाग में एक पूरा पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रहा कि उस ब्लू शर्ट का मैंने क्या करना है या वो क्या है, राइट। जो ये अकेला कभी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक सेंटेंस के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं आगे। अब हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की टाइप्स पे चले जाते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैन मॉडिफाई नाउन, वर्ब,
फ्रेजेस एंड कंप्लीट क्लॉजेस। तो ये क्या करते हैं, ये नाउन को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्ब को भी कर सकते हैं, फ्रेजेस को भी, और कभी कभार कंप्लीट क्लॉजेस को भी। लेकिन आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो उसमें इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं आ रही, तो उसके अंदर ना हम सिर्फ और सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव को ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम पहले नाउन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपकी बुक में भी बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कंटेंट वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे मॉडिफाइड नाउन लिखा हुआ है ना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, लेकिन असल में क्या, ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, जरूर करेगा, लेकिन है क्या, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज व्हिच एक्ट्स एज एडजेक्टिवल फ्रेज। आप ये भी इसके आगे लिख सकते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन की डेफिनेशन बच्चे मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूंगी, तो आप वहाँ पर ये करिएगा कि आप इसको देख लिएगा, वहाँ से डेफिनेशन कॉपी कर लिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और हमने आगे की चीज़ों को भी लेके चलना है शामिल। ठीक है, आप वहाँ से देखिएगा। अभी अब देखें आप ज़रा इसको कि ये क्या है, बेसिकली मॉडिफाइंग नाउन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। ठीक है, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। When a phrase modifies a noun or pronoun, it is called an adjectival phrase. तो जहाँ पर भी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई फ्रेज है, वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। सही है। अच्छा, these types of phrases often specify a person or thing. अब क्या करते हैं, ये वाले फ्रेजेस होते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं पर्सन को या फिर थिंग को। What kind, whose, what kind और whose को आंसर कर रहे होते हैं। In context they clarify a distinction between several possibilities. ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी possibilities के बीच में जो distinction create करते हैं, उसका आंसर करते हैं, जो उनके बीच में distinction है, जो उसके बीच में difference है, उसको clarify करते हैं। अब आपके सामने ना एक example लिखी हुई है, Sheila is the runner which with the fastest time. अब यहाँ पे है Sheila is the runner with the fastest time. It is likely there are other runners who are slower as the sentence is specifying who is the fastest. ठीक है, अब ये हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये fastest है, with the fastest time. ठीक है, Sheila is the runner with the fastest time. The phrase is modifying the noun runner. तो अब यहाँ पे with the fasting time जो है, ये क्या है, बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे फ्रेज आ रहा है। कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि रनर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रनर को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई, ये एग्जाम्पल सब बच्चों को समझ में आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब देखें, जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस होते हैं ना, वो दे कम डायरेक्टली आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे होंगे ना एडजेक्टिवल फ्रेज, वो उस नाउन के फौरन बाद आते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, द बॉय विद द टॉल वुमन इज हर सन। अब आप नीचे से पढ़े बगैर पैराग्राफ को छोड़ के आप क्या इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज कौन सा है। हरी अप एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग। जल्दी से बस वो लिख दें कि इसमें से एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जो कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, वो कौन सा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद द टॉल वुमन इज हर सन। विद द टॉल वुमन क्या है, बेसिकली आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। द फ्रेज विद द टॉल वुमन इज स्पेसिफाइंग अ सर्टेन बॉय। अब क्या कर रहे हैं, विद द टॉल वुमन एक लड़के को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, बात एक बच्चे के बारे में हो रही है, लेकिन रेफरेंस दिया जा रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो किसके साथ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। There could be other boys, but the one with the tall woman is the one that's being described. तो यहाँ पर उस लड़के को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि एक टॉल वुमन के साथ है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, बहुत सारे बच्चों ने ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक की है वुमन और विमेन वाली, ए और ई का डिफरेंस। जो ए है वो सिंगुलर है और जो ई है वो प्लूरल है। तो प्लीज़ इसके अंदर अपनी करेक्शन कर ले जिन बच्चों ने इसके अंदर मिस्टेक की है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, द बॉय इज अ नाउन फ्रेज, सो द प्रपोजिशन फ्रेज इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, बॉय क्या है, वो नाउन, द बॉय, क्योंकि दो वर्ड्स आ रहे हैं ना, एक डिटर्मिनर है और एक जो है वो नाउन है, प्रोनाउन, जी नाउन है। तो वो क्या है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज।
लेकिन जो अगली चीज़ है वो क्या है, वो आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू मेक द बॉय इवन मोर स्पेसिफिक वी वुड फर्दर क्वालिफाई इट विद एन एम्बेडेड फ्रेज। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इस बॉय के बारे में और बात करनी है तो हम उसके अंदर एक और फ्रेज डाल के इसके बारे में बात कर सकते हैं, इफ़ वी वांट टू ऐड मोर एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। अच्छा, द बॉय विद द टॉल वुमन एंड द डॉग इज हर सन। अब देखिए हमने क्या किया है, द बॉय विद द टॉल वुमन एंड द डॉग। अब हमने दो चीज़ें बता दी, ठीक है, दो रेफरेंसेस दे दिए, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेजेंटली देयर आर मल्टीपल बॉयज विद टॉल women, so the sentence is specifying that this boy is with a tall woman who has a dog। अब हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं वहाँ पर जिनके साथ बहुत सारी खवातीन भी हैं जो कि लंबी कद की हैं, लेकिन उसमें उस खातून के अलावा एक डॉग भी मौजूद है जिसके पास हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सही है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक एडजेक्टिव फ्रेज या फिर जो एक वो आपके पास जो प्रपोजिशनल फ्रेज है जब वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है या फिर जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो क्या होता है। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी मॉडिफाइंग वर्ब्स वाली, जिसमें आपके पास जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा या फिर वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा, तो वो कैटेगरी क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या करते हैं, वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं, राइट। अच्छा, एंड समटाइम्स द एडवर्ब इज एन एंटायर एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एडवर्ब होता है वो पूरा का पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज होता है, बहुत सारे वर्ड्स मिलके किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज फ्रेजेस ऑफन डिस्क्राइब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंड। आई होप सब बच्चों को ऑलरेडी ये बात पता होगी कि एडवर्ब इन्हीं वर्ड्स को ही डिफाइन करता है। जो एडवर्ब खुद ही क्या करता है, वो इन वर्ड्स को डिफाइन कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, ये डिस्क्राइब कर रहा होता है, राइट। लेकिन जो एडवर्ब फ्रेज है वो भी सेम है, वो भी यही करता है, वो भी क्या करता है, वो भी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हाट एक्सटेंट को ही आंसर करता है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखी है, दिस कोर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द स्टेट। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास जो फ्रेज है वो क्या है, इन द स्टेट। अब एग्जाम्पल इन्होंने इनकरेक्ट दी हुई है बुक में। अब इसके अंदर अब मुझे बच्चे बताएंगे कि इन द स्टेट जो है क्या वो एडवर्ब फ्रेज बनता है या फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है। द कोर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द स्टेट। इस पूरी की पूरी एग्जाम्पल के अंदर जो इन द स्टेट है वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, वो कोर्स को मॉडिफाई कर रहा है या डिफिकल्ट को मॉडिफाई कर रहा है। आप लोग प्लीज़ जल्दी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि जो इन द स्टेट है वो मोस्ट डिफिकल्ट को मॉडिफाई कर रहा है या फिर वो कोर्स को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, कोर्स को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास कोर्स है वो क्या है, वो तो नाउन है। तो जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करती है वो क्या होती है, वो तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो क्या ये एग्जाम्पल गलत हो गई, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये एग्जाम्पल गलत हो गई, क्या ये एडजेक्टिव की जगह, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव हो गया। नो, क्यों नो, क्योंकि ये किसको आंसर कर रहा है, ये किसको आंसर कर रहा है, ये वेयर को आंसर कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है, ये वेयर को आंसर कर रहा है, दिस इज द रीजन। अच्छा, द prepositional phrase specifies where there might be other courses that are more difficult in other states, but this one is the most difficult here, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो इस स्टेट के अंदर सबसे मुश्किल जो कोर्स है वो ये है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे और भी कोर्सेज हों जो डिफिकल्ट हों, लेकिन वो डिफरेंट अदर स्टेट्स के अंदर होंगे, लेकिन इस स्टेट के अंदर क्या है, ये वाला कोर्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, फिर क्या है, द अमंग phrase is an adjectival phrase modifying the course and the final phrase remains adverbial still telling where। अब क्या है, देखिए वो क्या है, वो एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि वो मॉडिफाई करे, वो डिस्क्राइब करे कोर्स को, लेकिन क्या है जो फाइनल फ्रेज है वो फिर भी एडवर्ब ही रहेगा, इवन दो दैट फ्रेज इज डिस्क्राइबिंग द कोर्स, लेकिन क्या है वो एडवर्ब की तरह ही एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो हमें वेयर के बारे में बता रहा है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरीके से हम पहले कह रहे थे कि वो प्रॉब्लम बुक के अंदर आ रही है या कहाँ आ रही है, लेकिन वो स्टेटमेंट कि जो देखने में तो लग रहा है कि वो
एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन क्योंकि वो हमें बता किसके बारे में रहा है, वेयर के बारे में बता रहा है। तो जब एक चीज़ हमें वेयर के बारे में बताएगी तो वो क्या होगी, वो हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज होगा। अब आखिरी एग्जांपल है, जल्दी से देख लें। शी रैन द मैराथन विद प्राइड ऑन सैटरडे। आई वांट एवरीबडी टू जस्ट फाइंड आउट द प्रेपोजिशनल फ्रेज इन दिस, जो भी एडवर्बियल फ्रेज इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, जल्दी से उसको निकाल के आप लोग मुझे शेयर कर दें। हरी अप एवरीबडी, लास्ट मिनट है, सब बच्चे जल्दी से। ओके, वेरी गुड। विद प्राइड ऑन सैटरडे, ओके वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको एंड पे इसको खत्म करते वक्त भी यहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया है, आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं दोबारा से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की। वो क्या क्या है वो सब आपके सामने लिखी हुई है, यू कैन सी दैट, ठीक है। ये प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स आपको नीचे दी गई हैं, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस यूजुअली इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा जो आज की क्लास में हमने चीज़ें पढ़ी हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब बच्चों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ इसकी रिवीजन करनी है जो आज हमने पढ़ा। तो कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि सब बच्चे इसको एज होमवर्क ले लें, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। आपने इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने कल की क्लास से पहले ख़त्म करना है। फिर हम कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ये जो आपकी कंपाउंड प्रपोजिशन उन्होंने लिखा हुआ है सेंटेंसेस में, ज़रूरी नहीं कि कंपाउंड प्रपोजिशंस हो, इसमें दूसरे प्रपोजिशंस भी हैं। ये थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर ना एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इन ब्लैंक्स को करना है। आई होप आप सब लोग इन ब्लैंक्स को मेरे से कराने से पहले कर चुके होंगे। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।